चाइना एक प्रोमिनेंट प्लेयर था जहाँ 40% से ऊपर उनका मार्केट शेयर था। भारत का फैशन मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चेंज लाना ग्लोबल प्लेटफॉर्म। आप सभी को नमस्ते। हम लोग आज ज़ायोड के गुड़गांव ऑफिस में आए हैं। हमारे साथ हैं अंकित जयपुरिया। अंकित, आपका बहुत बहुत आभार हम लोगों को बुलाने के लिए और हमारे प्लेटफॉर्म राइजिंग टीवी को चुनने के लिए कि अपनी कहानी हम तक। और सबसे पहले कि आपकी जो जर्नी है ज़ायोड शुरू कैसे हुआ? आपने ज़ायोड के बारे में कैसे सोचा कि ऐसा कोई कुछ नया शुरू करेंगे? कि मतलब ज़ायोड कैसे शुरू हुआ, हमें सबसे पहले ये बताइए। तो मैं बचपन से गारमेंट्स और अपैरल और फैशन इंडस्ट्री से साथ में रहा हूँ। मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स टेक्सटाइल्स का बिजनेस करते थे, तो मैंने बचपन से फैशन इंडस्ट्री देखी है। पर मेरा पर्सनली प्लान नहीं था कि मैं फैशन इंडस्ट्री में आऊँगा, तो इसलिए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने IIT दिल्ली गया था। पर वहाँ पे भी मुझे सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, इसका मुझे एक्सपोजर मिला। एंड उसके बाद मैंने कंसल्टिंग की, तो मैं हमेशा से बड़ी कंपनीज में कैसे काम होता है, क्या चलता है, कैसे हम ग्रोथ देखते हैं, स्केल करते हैं। तो बचपन से ये था कि यार एक स्टार्टअप करना है, एक कंपनी बनानी है। और फैशन क्योंकि मेरे बहुत पास था, तो एक इंक्लिनेशन फैशन के अंदर कुछ करना। और जब मैंने देखा कि यार फैशन इंडस्ट्री और फैशन मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अभी भी पुराने ज़माने की तरह, स्टोन एज की तरह चल रही है, बहुत इनएफिशिएंट है, 180 दिन लगते हैं डिज़ाइन से पूरी डिलीवरी होने में। जहाँ की मैंने बचपन में देखा था कि एक दिन में सुबह मेजरमेंट्स देके शाम तक कपड़े सिल जाते थे। तो ये मुझे लगा कि यार इस पे कुछ काम करना चाहिए। जिस एज में हमें टेक्नोलॉजी की इस इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है और एफिशिएंसीज बिल्ड कर सकता है। एंड रोटी कपड़ा मकान में कपड़े पे कुछ काम करने की ज़रूरत थी। रोटी और मकान पे तो काफ़ी काम हुआ है इन सालों में, बट कपड़े पे नहीं हुआ है। तो मैं इस आइडिया से, जहाँ पे ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों को इतनी परेशानी थी, जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम फैशन इंडस्ट्री में चेंज ला सकते थे, वो एक इंस्पिरेशन थी जिसके कारण मैंने ज़ायोड स्टार्ट किया। ठीक है, अभी आपने बताया कि लाइक आपके पेरेंट्स का ऑलरेडी बिजनेस था, ठीक है, तो आपने उनका बिजनेस ना ज्वाइन करके अपना स्टार्टअप करने का सोचा कि भाई खुद का करेंगे? कि मतलब मोस्टली लोग की यही सोच होती है कि भाई मेरे पेरेंट्स का है तो वही मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। उनका आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया बिजनेस? प्राइमरली अगर आप देखेंगे कि जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप उसका यूज कैसे कर सकते हो। वैसे बोलते ना, दुनिया कैसी थी और तुमने कैसी छोड़ी। तो वो एक आइडिया था बचपन से कि यार कुछ वैसा करना है। एंड जब तुम एक Tier 1 कॉलेज से आते हो, तुम्हारे पास सब कुछ सेट होता है, बी इट तुम्हारा जॉब्स है या फिर फैमिली बिजनेस है। तो ये था कि यार व्हाई नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, लोगों के लिए रोजगार जनरेट करना। वहाँ से इम्पैक्ट आता है। एक वो इम्पैक्ट शब्द है बहुत छोटा, बट अगर उसको रोज सोचो तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और लोगों का रोजगार देना, भारत का फैशन मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चेंज लाना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत एक्साइटिंग था। एंड जब मेरे पास ये प्लेटफॉर्म था, उसका यूज करना मुझे लगा कि बेटर होगा, ना कि सिर्फ मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए जिनमें ये चेंज आएगा, स्पेशली जो फैशन से जुड़े हुए। तो ज़ायोड करता क्या है? सबसे पहले आप ये बताएं कि ज़ायोड मेन काम क्या करता है? क्योंकि हम वैसे फैशन सुन रहे तो हमें ऐसा लग रहा है कि कपड़े बनाता है, बेचता है। ज़ायोड क्या करता है, लोगों को ये बताना पड़ेगा आपको। तो ज़ायोड बेसिकली B2B स्पेस में है, जहाँ पे ब्रांड्स उनके कस्टमर्स हैं और पीछे फैशन अपैरल मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया के अंदर। तो ज़ायोड बेसिकली ब्रांड्स की एंड टू एंड डिज़ाइन टू डिलीवरी जर्नी में हेल्प करता है, जहाँ पे फ्रॉम डिज़ाइन उनको क्या बनाना है एंड उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग बल्क करके उनके वेयर हाउस तक डिलीवर करने का काम ज़ायोड का होता है। एट द बैक एंड ज़ायोड जो इंडिया में SME मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ काम करता है, जहाँ पे अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटीज़ है, इनएफिशिएंसीज है। ज़ायोड उन मैन्युफैक्चरर्स को ऑनबोर्ड करके अपने प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करके एक एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन बनाता है टू सर्विस द फैशन ब्रांड्स ग्लोबली।
तो अब आपके बहुत सारे, मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे आपके कंपेटिटर्स होंगे, उनसे ज़ायोड क्या अलग करता है? तो ज़ायोड बेसिकली आप देखेंगे कि डिज़ाइन टू डिलीवरी सोल्यूशन में ग्लोबली चाइना एक प्रोमिनेंट प्लेयर था, जहाँ 40% से ऊपर उनका मार्केट शेयर था। गुंगजाओ करके एक होलसेल मार्केट था, जहाँ दुनिया की हर बड़ी ब्रांड जाती थी डिज़ाइंस लेने, कलेक्शंस लेने, एंड इंडिया कभी भी वो प्लेटफॉर्म पे नहीं था। हर साल फ्लाइट्स लेके लोग गुंगजाओ उतरते थे, डिज़ाइंस लाते थे, फैशन का भी और खर्चा और ये सब भी। तो उसके बाद जब ये कोविड आया और ई कॉमर्स का राइज हुआ, पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, तो एक चाइना प्लस वन का एक ट्रेंड आया जो एक्चुअली अब रियल हो गया था। एंड वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज थी, इंडिया उनमें से एक थी जो फोर फ्रंट पे आई। बट इंडिया के पास वो प्रोसेसेस और वो रिलायबल प्लेयर की कमी थी जो वो एंड टू एंड सर्विस ग्लोबली ब्रांड्स को दे सके। तो ज़ायोड का डायरेक्ट कंपटीशन चाइना का गुंगजाओ होलसेल मार्केट है, और ज़ायोड डिफरेंटली जो भी अभी के प्लेयर्स इंडिया के इकोसिस्टम में, उनसे क्या कर रहा है, ज़ायोड मैन्युफैक्चरिंग के ग्रास रूट लेवल पे जा रहा है। जो डिज़ाइनर है, जो सिलाई करने वाला है, उनको डेली इंस्ट्रक्शन क्या देना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, वो सब ज़ायोड कंट्रोल करता है। एसेंशियली ब्रेन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़ायोड है, एंड एग्जीक्यूशन आर्म थ्रू दैट स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस वो अपैरल मैन्युफैक्चरर्स है, जो वो रिलायबिलिटी हम ब्रांड्स और ग्लोबली सारे फैशन प्लेयर्स को दे पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का आप कैसे यूज़ करते हैं? लाइक एआई, मैं कहूँ आजकल एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप एआई और टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं अपने ज़ायोड को, मतलब लाइक ऑपरेट करने के लिए? तो ज़ायोड की जर्नी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले इंडस्ट्री रिएक्टिव थी कि जहाँ सारी चीज़ें जब हो गई या कुछ ऑपरेशन में कुछ चैलेंज आया तब पता लगा, तब एक्शन हुआ। तो पहला पार्ट था उस रिएक्टिव जर्नी को प्रोएक्टिव में लेके आना, जहाँ से हमने प्लेटफॉर्म पे सारा डेटा, सारी कम्युनिकेशन, सारी ट्रांसपेरेंसी बिल्ड की, जहाँ से जो भी डिसीजन मेकिंग थी वो प्रोएक्टिव हो गई कि ये कब होगा, कैसे होगा, इस पे करते हैं, रादर देन कि एक बार ऑर्डर आएगा, स्टाइल आएगी, उसके बाद एक्शंस होंगे। फिर उस प्रोएक्टिवनेस के बाद सेकंड फेज था प्रिडिक्टेबिलिटी का या प्रिडिक्टिव सप्लाई चेन का, जहाँ पे जो तुमने डेटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे तुम लर्निंग मॉडल्स लगा के ये बता सकते हो कि कौन सी स्टाइल्स चल रही है उन एट्रीब्यूट्स पे, जैसे काला कलर विद लॉन्ग स्लीव विद एनिमल प्रिंट ट्रेंड में है, उसके बेसिस पे डिजाइन इनसाइट देना, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की टाइमलाइंस एंड क्वालिटी इनसाइट देना कि मैन्युफैक्चरिंग में इस स्टेप में इतना टाइम लगेगा, पोटेंशियल डिलेस के रीजंस ये हो सकते हैं, तुम्हारा क्वालिटी के अंदर शर्ट की फ्यूजिंग में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, और ये सब डेटा के थ्रू तुम बताना। एंड जो फ्यूचर हम देखते हैं ज़ायोड के साथ वो है ऑटोमेशन, जहाँ पे हम वो इनसाइट्स के साथ मशीन्स के प्रोसेसेस ऑटोमेट करना चाहते हैं, इंडिजिनस मशीन्स बनाए इंडिया के अंदर जो ग्लोबली हम ऑटोमेशन की तरफ लेके जाए। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, आपका जो जर्नी रहा है लाइक ज़ायोड के फाउंडर का, उसमें आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा कि मतलब क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, या फिर सबसे ज़्यादा मैंने ये समझा है कि ऐसा करना चाहिए फाउंडर को? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी लर्निंग होती है कि एक कंपनी एक जन से नहीं पूरी टीम से चलती है, और टीम इज द बिगेस्ट एसेट। एंड ये ओवर द जर्नी सीखा है कि यार कैसे तुम एक आइडिया को एक ग्रुप ऑफ पीपल में बिलीव करवा सकते हो, एंड साथ मिलके तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो। वो एम्पैथी रखना कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस एक इंडिविजुअल फेस करेगा, एंड उसको अंडरस्टैंड करके अपनी थॉट प्रोसेस में भी एजिलिटी लाना, जो सबके ओपिनियंस कंसिडर करके एक दिशा देना। तो आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रही है पिछले कुछ सालों में। तो चैलेंजेस क्या रहे जब आपने शुरुआत की ज़ायोड की, क्योंकि एक नई चीज़ है, क्या क्या चैलेंजेस आपको आए शुरुआत करने में ज़ायोड? तो नई चीज़ जब भी तुम शुरुआत करते हो तो लोगों को एक डिसबिलीफ होता है कि यार ये क्या है, क्या नया है, हो भी सकता है क्या। तो जब हमने शुरू किया था ज़ायोड, हमें काफ़ी सुनने को मिला था कि यार ये हो नहीं सकता, इंडिया तो कर नहीं पाएगा, चाइना बहुत आगे है,
तुम कैसे इतनी जल्दी दे सकते हो, कैसे कोई मैन्युफैक्चरर डिजाइन करेगा। तो ये सारी चीजें पहले सुनने को मिलती थी, जो धीरे धीरे डिसबिलीफ से बिलीफ में बदला कि यार ये हो तो सकता है। तो हमने एक छोटी सी चीज शुरुआत की जिससे पूरे इकोसिस्टम की एक नई सोच आई कि ये करना है, ये हो सकता है, और ये करेंगे तो भारत का भविष्य बदलेगा। तो कोई ऐसा एक ब्रांड या फिर कोई ऐसे ब्रांड्स हो जिन्होंने आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा यूनिक कहते हैं जिसे पुश किया? तो मैं अगर इसे कहूँ, हर एक ब्रांड का एक जो उनको हम खुशी देते हैं या उनको हम सर्विस देते हैं, उनसे उनकी लाइफ में चेंज होता है, वो एक खुशी देता है। तो जब हमने शुरू किया, हम छोटी ब्रांड्स के साथ काम करते थे, हमने अपना प्रोसेस बिल्ड कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स थी जो हमारे सोल्यूशन के कारण स्टार्ट कर पाई। तो वो एक खुशी एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में कि यार हम भी एक अपनी फैशन ब्रांड चलाए, और जिसके हमने ट्रेन की पटरियां बनाई थी, वो एक अलग खुशी थी। फिर उसके बाद जब जैसे जैसे हम बड़े हुए, बड़ी ब्रांड्स को भी लगा कि हम इसके साथ अपना आइटरेटिव प्रोसेस बहुत अच्छे से लॉन्च कर सकते हैं, कैसे हम बेस्ट सेलर्स जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं विदाउट इन्वेंट्री का जो लॉस होता है। तो बहुत सारी बड़ी ब्रांड्स ने भी हम पे विश्वास दिखाया, बी इट लैंडमार्क, बी इट रिलायंस, एंड ऐसी करके बहुत सारी ब्रांड्स ग्लोबली, सब ने हमारे साथ विश्वास दिखा के हमारे इस जर्नी में हमें हेल्प की। तो अगर आप जैसे बाहर के क्लाइंट्स हैं, इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स होंगे आपके, उनसे आप जैसे सामान यहाँ से वहाँ ले जाने में कैसे आप उसको मेंटेन कर पाते कि पहले आपने ब्रांड से डिज़ाइन लिया और वहाँ से फिर आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, फिर वहाँ बेचा, तो इसमें मतलब कोई कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आती हो, या फिर आप कैसे उसको मेंटेन करते कि ना आए और स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा? तो आप अगर देखेंगे, पहले ये एक प्रॉब्लम थी कि डिज़ाइन जो मेन एसक्यू होता है वो साइलोड अप्रोच में था कि ब्रांड अलग से अपना डिज़ाइन बना रहा है, मैन्युफैक्चर कोई दूसरे कोने में है, और वो ट्राई करते कम्युनिकेट करके उसको मैन्युफैक्चर करना है। हमने यही एक प्रॉब्लम समझी कि यार इसको एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम में लेके आना है जहाँ डिज़ाइंस और मैन्युफैक्चरिंग साथ में हो रही है। इसलिए हम खुद को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर नहीं बोलते, हम खुद को बोलते हैं डिज़ाइन टू डिलीवरी पार्टनर, क्योंकि हम वो डिज़ाइन का को क्रिएशन और कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम बनाते हैं। उस डिज़ाइंस को क्योंकि हमने पूरा एंड टू एंड बिल्ड किया है ब्रांड्स के साथ, हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन उसके साथ अलाइंड है, जो एफिशिएंसीज के साथ ज़्यादा स्पीड एंड बेटर सर्विस हम कंबाइन करके ब्रांड को दे पाते हैं। सो ये एक प्राइमरी मोड होता है। रही बात उनको पहुंचाने तक की, यहाँ पे ब्रांड्स का पूरा ग्लोबल ब्रांड्स का FOB सिस्टम चलता है जो बोलते हैं फ्रेट ऑन बोर्ड। तो तुमने डिज़ाइंस बनाई, मैन्युफैक्चर की और शिपिंग पोर्ट तक पहुंचाई, और फिर शिपिंग कंपनीज होती है जो उनके वेयर हाउस तक लेके जाती है। कोई नया ब्रांड है, अब आपने शुरू कर दिया ज़ायोड की डिज़ाइन टू लाइक डिलीवरी वाली चीज़, अब कोई नया ऐसे ही कोई फाउंडर आए, वो भी ऐसा ही ब्रांड बनाना चाहे, ठीक है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि कैसे आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं ये वाला बिजनेस, कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है शुरुआत करते हुए? फैशन ब्रांड कैसे एक अच्छा हो सकता है? तो फैशन ब्रांड मेरे अंडरस्टैंडिंग में कि मार्केट अब बहुत चेंज हो गया है, स्पेशली अगर कोई अपना नया ब्रांड बना रहा है तो अभी ई-कॉमर्स के चक्कर में ये बहुत आसान हो गया है कि आप अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि पुराने ज़माने में स्टोर खोलना, रिटेल स्पेस लेना बहुत हैसल का काम था एंड एक्सपेंसिव भी था। तो D2C इज़ द फर्स्ट वे जहाँ अभी काफ़ी सारी ब्रांड्स इवॉल्व भी हो रही है। एंड इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पहला अपना एक ब्रांड का विजन रखे, स्पेशली क्योंकि लोग फैशन को एक मैसेजिंग से देखते हैं। आजकल का जेनजी कंज्यूमर प्रोडक्ट से ज़्यादा स्टोरी बाय करता है। तो आपको एक अपना नीश क्रिएट करना है कि यार किस स्टोरी या किस कंज्यूमर को तुम टारगेट करो या क्या प्रॉब्लम को तुम टारगेट करो। दूसरी चीज़ है आपके प्रोडक्ट्स बहुत एजाइल होने चाहिए चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर के, जहाँ पे ज़ायोड भी हेल्प करता है, क्योंकि आज का कंज्यूमर के हाथ में सब कुछ है। आज अगर मुझे आज से 10 साल पहले कोई कपड़े खरीदने थे तो मैं मान लो 1 महीने में अपने स्टोर जाऊंगा, मुझे पता है इस रैक के अंदर इस शेल्फ में मेरी पसंद का अपैरल है। पर आज अगर मुझे लेट से वही चीज़ खरीदनी है, मैं बस गूगल पे टाइप करूंगा, मेरे पास हज़ारों
ऑप्शंस आ जाएंगे। तो क्योंकि कस्टमर्स अब स्टोर पे फ्रीक्वेंटली आ रहा है थ्रू देयर फोन्स, आपको वो न्यू प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली लॉन्च करना है। जैसे शीन ग्लोबली सबसे बड़ा फैशन प्लेयर बना, इन जस्ट 3-4 years ऑफ टाइम ज़ारा, H&M इन सबसे बड़ा बन गया, क्योंकि वो कस्टमर नीड्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स दे रहा था। और मैंने जो बड़ी ब्रांड्स के साथ भी देखा है, सब लोग अपना लॉन्च साइकिल जो 3 महीने था वो 2 महीने कर रहा है, जो 2 महीने था वो 1 महीने कर रहा है, और जो 1 महीने था वो सब्सिक्वेंटली 1 वीक 2 वीक में ट्राई कर रहा है। तो अपने प्रोडक्ट्स को जल्दी लॉन्च करना, और एक गोल्डन स्टेटमेंट है, इन्वेंट्री किल्स ब्रांड्स। तो अपने इन्वेंट्री को बहुत कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है ब्रांड के फेल होने का या राइज होने का। अब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, नाम तो ब्रांड का ही रहता है कि लाइक इस ब्रांड। हाँ, तो उसमें आपका प्रॉफिट शेयर ब्रांड के साथ क्या रहता है कि मतलब एक ब्रांड? तो आप अगर देखेंगे बेसिकली हमारा मैन्युफैक्चरिंग का कुछ कॉस्ट होगा जो हमने जिसमें गुड्स बनाए या खरीदे, एंड हमने उसका बेचा, उसके बीच का जो मार्जिन होता है वो हमारा होता है। ब्रांड्स भी स्पेसिफिकली जो जिसमें खरीदा उसको फिर वो अपना मल्टीपल लगा के आगे कंज्यूमर को बेचती है, एंड कवर्स ऑल ऑफ दोस कॉस्ट। तो एज सच एक एसकेयू पे तुम्हारा मार्जिन कभी फिक्स होता नहीं है, क्योंकि फैशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एंड सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि उसके एसकेयूज या प्रोडक्ट्स डिफाइन नहीं है। तो कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो बहुत हाई मार्जिन भी होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें तो डिपेंड करता है कि वेरी प्रोडक्ट डिपेंडेंट। ओके, तो मतलब एक उस पे नहीं है, जैसे कि कोई एक शर्ट है या फिर कोई बेसिक है, उस पे डिपेंडेंट नहीं है, डिमांड पे डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहेगी। वो प्रोडक्ट क्या है, कैसा है। एक सिंपल वाइट टी शर्ट होगी तो वो कमोडिटी प्रोडक्ट है, बट कोई डिजाइनर प्रोडक्ट है, उस पे क्या वैल्यू होगी, क्या मार्जिन होंगे, दैट डिफर्स फ्रॉम ब्रांड्स टू ब्रांड्स। 5 से 10 साल में जायोड को आप कहाँ देखते हैं, और लाइक कैसे आप चेंज करने का सोच रहे हैं कि लाइक फैशन इंडस्ट्री में चेंज हो जाए थोड़ा? तो जायोड के अंदर स्पेसिफिकली आज से 5-10 साल बाद हम ये देखते हैं कि फैशन इंडस्ट्री का हम जो तरीका था, जहाँ पे बहुत नॉर्म था कि यार इन्वेंट्री तो बच जाती है, इन्वेंट्री तो लॉस है ही, और अगर मैं आपको नंबर दूं, अबाउट 67% ऑफ इबिट मार्जिन्स इज कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री लॉस फॉर फैशन ब्रांड। तो मैं एक दुनिया देखता हूँ जहाँ पे इन्वेंट्री लॉस वुड बी अ प्रॉब्लम विच वाज इन द हिस्टोरिक एजेस, जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसी के साथ हम ये देखते हैं कि फैशन को हम जो एम्पावर कर रहे हैं पूरे इकोसिस्टम को थ्रू टेक्नोलॉजी, वहाँ पे इंडिया ऑल्सो कम्स एट द फोर फ्रंट एज अ ग्लोबल फैशन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर। तो जो हम प्रोसेसेस बिल्ड कर रहे हैं वो पूरे इकोसिस्टम में फैले, जहाँ लोग उस एफिशिएंसीज के साथ इंडिया पे एक रिलायबल पार्टनर की तरह विश्वास कर सके। और जैसे हम बोलते हैं फ्यूचर ऑफ फैशन मैन्युफैक्चरिंग, जायोड वो चेंज मेकर हो फ्यूचर ऑफ फैशन मैन्युफैक्चरिंग का। लास्टली हमारा यही सवाल रहेगा कि आपके क्या प्लान्स हैं, कि कोई फंड रेजिंग आने वाली है और एक्सपैंड करने की, लाइक ग्लोबली कितने चेन्स या ये सब, कैसा आपका प्लान है? तो हम अभी ग्लोबली एक्सपैंड कर चुके हैं एंड फोकस है कि और ऑफिसेस भी वहाँ पे खोलने के ऐसे कुछ प्लान्स हैं आपके? जैसे जैसे कोई भी ज्योग्राफी में बिजनेसेस होंगे तो जायोड के ऑफिसेस भी आप देखेंगे आज से कुछ सालों में काफ़ी सारी ज्योग्राफीज में होंगे। एंड फंड रेजिंग के तरीके में बहुत ज़्यादा प्यार हमें मिल रहा है फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स, एंड जल्दी आई वुड बी हैप्पी टू शेयर अ गुड न्यूज़।